हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना, कि भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार, है ना, इसके बारे में चलो जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आर्थिक मंदी के दौर से अमेरिकी महाद्वीप को और यूरोपीय महाद्वीप को बहुत भीषण आर्थिक मंदी से गुजरना पड़ा था। और उस बीच जो वहाँ की सरकार थी उसने कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि पिछले खंड में हमने देखा था कि रूस ने पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकारा, है ना। वहाँ बहुदलीय चुनाव और व्यक्तित्व लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नहीं माना गया। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर जोर था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बाजार पर छोड़ देना चाहिए। इस विचार को बहुत बड़ा धक्का सन 1929 की भीषण मंदी से लगा और अपने आप को बदलने पर विवश हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यह आशा थी कि सभी देशों में तेज़ी से आर्थिक विकास होगा और 1919 के बाद ऐसा हुआ भी, लेकिन यह विकास 1923 के बाद कुछ थम सा गया और 1929 में पूरी पूंजीवादी दुनिया में भीषण आर्थिक मंदी आ गई, जो 1933 तक यानी 4 साल तक बनी रही। हालांकि उसके बाद फिर विकास का दौर शुरू हुआ, लेकिन 1939 तक मंदी का असर बना रहा। आर्थिक मंदी से अपन समझ सकते हैं, है ना, कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता। उसमें लगातार तेजी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं। तेजी के समय पूंजी का निवेश बढ़ता है, उत्पादन क्षमता बढ़ता है, मजदूरों को काम और वेतन भी अधिक मिलता है। इस कारण वे अधिक चीज़ें खरीद पाते हैं और चीज़ों की मांग और कीमतें बढ़ती है। इस कारण और अधिक पूंजी निवेश होता है। इस तरह तेज़ी का चक्र चलता रहता है। इस खुशनुमा दौर के अंत में अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन हो जाता है और वे नहीं बिक पाती, है ना, और माल की कीमत कम होने लगती है ना। जब कोई चीज़ बिकता नहीं है तो वस्तु की कीमत में कमी होने लगती है। जब ऐसी परिस्थिति में कोई अप्रत्याशित आर्थिक घटना घटती है तो लोगों का विश्वास डगमगा जाता है और मंदी का खतरा बढ़ जाता है। पूंजीपति उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे मजदूरों को काम कम मिलता है और वे बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। अब वे कम सामान खरीद पाते हैं। इसके चलते मंदी और गहरा जाती है। आमतौर पर आर्थिक मंदी का असर कम समय के लिए रहता है और फिर तेजी की आशा रहती है, लेकिन 1929 की मंदी का असर कई साल तक रहा और पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। भीषण मंदी की शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 के अमेरिकी शेयर बाज़ार में भारी गिरावट से हुई। शेयर बाज़ार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। अगर कंपनी मुनाफा कमा रही हो तो अधिक लोग उसके हिस्से खरीदेंगे और उनका दाम बढ़ जाएगा। अगर घाटा हो रहा हो तो जिनके पास उनके हिस्से हैं वे भी बेचने लगेंगे और खरीदने वाले नहीं होंगे। ऐसे में उस कंपनी के शेयर की कीमत कम होने लगती है। अक्टूबर 1929 में अमेरिका में, है ना, अमेरिका के निवेशकों ने पाया कि
कोई कंपनी मुनाफा नहीं कमा रही है ना, और सभी घाटे में चल रहे हैं। अचानक 29 अक्टूबर को सभी कंपनियों के हिस्से की कीमतों में तेज़ी से कीमतें तेज़ी से घटती गई। जिनके पास शेयर थे वे बेचने के लिए आतुर थे, मगर खरीदार नहीं थे। बैंकों ने जो उधार दे रखे थे वे वापस नहीं हो पा रहे थे और बैंकों के पास नकद की कमी पड़ गई। ऐसे में जिन लोगों ने बैंकों में पैसे रखे थे वे अपना पैसा निकालने लगे, मगर बैंकों के पास देने के लिए पैसे नहीं थे। बैंकों का दिवालिया निकल गया और जिन्होंने उसमें पैसे डाल रखे थे उनकी जमा पूंजी गायब हो गई। इसका कारण यह था कि अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेज़ी हुई थी उस दौर में किसानों के उपज की कीमत या मज़दूरों का वेतन नहीं बढ़ा और पूंजीपतियों का मुनाफा अत्यधिक मात्रा में बढ़ा था। इस कारण जनसामान्य की खरीदने की क्षमता कम थी, मगर उत्पादन बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि माल की मांग कम होती गई और माल गोदामों में भरे गए। माल न बिकने के कारण कीमतों में लगभग 32% की गिरावट आई। इसको देखते हुए उद्योगपति उत्पादन करने लगे, जिस कारण मज़दूरों की छटनी होने लगी। मज़दूरों की बेरोजगारी के कारण कृषि उपज की मांग और कीमतें गिरने लगी। किसानों को लागत से भी कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ी और वे आर्थिक तंगी से जूझने लगे। वे कंपनियां भी जो उन पर निर्भर थी, औद्योगिक और कृषि के संकट के चलते राष्ट्रीय आय भी कम होने लगी। इस तरह से जो यूरोपीय देशों में और अमेरिकी देशों में जो आर्थिक मंदी थी उसका अब विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उन दिनों अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था। वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश था और ब्रिटेन के बाद सबसे बड़ा आयात करने वाला देश था। वह युद्ध से उभर रहे यूरोप का सबसे बड़ा कर्जदाता और निवेशक था। फलस्वरूप पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का ताना बाना अमेरिका पर था। अपने आर्थिक संकट के कारण अमेरिका ने जर्मनी, ब्रिटेन आदि को उधार देना कम कर दिया। अपने कृषि और उद्योगों को बचाने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों से आयात कम कर दिया। 1930 से देखते देखते अमेरिका का संकट पूरे विश्व पर छा गया, विशेषकर उन सभी देशों पर जो आपस में व्यापार और निवेश से बंधे हुए थे। 1929 से 1933 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 60% की कमी हो गई। दुनिया भर के किसान जो व्यापारिक फसल उगाते थे वे सब चौपट हो गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उनकी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं था। अमेरिका और अन्य कई देश के किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों की तरफ चले गए, लेकिन शहरों में भी कोई काम नहीं था। ब्रिटेन में 23% लोग बेरोज़गार थे, जबकि 44% जर्मनी के लोगों के पास काम नहीं था, बेरोज़गारी थी। इस तंगी से जूझते हुए लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, तो इसी के चलते लोगों के आंदोलन और शासन की पहल पर एक नज़र डालते हैं। 1929 की भीषण मंदी के कारण जगह जगह त्रस्त लोगों के आंदोलन हुए और बहुत तेज़ी से लोगों का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मोहभंग हुआ। भारत जैसे उपनिवेशकों में भी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हो गए। इसी समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में व्यापक असहयोग आंदोलन शुरू हुआ।
ठीक है। ऐसे आंदोलनों के दबाव के कारण सरकारों व अर्थशास्त्रियों ने पुराने सिद्धांतों की जगह नए सिद्धांत विकसित किए। पहले तो यह माना जाता था कि सरकारों को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए और उसे अनियंत्रित बाजार पर छोड़ देना चाहिए। अब सभी यह स्वीकार करने लगे कि सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए और अपने देश के उद्योग और कृषि के हितों की रक्षा में विदेशों से आयात को नियंत्रित करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर किसानों को अनुदान और मज़दूरों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो अमेरिकी राष्ट्रपति बना सन 1933 में, है ना, उसने न्यू डील की घोषणा की जिसमें आर्थिक मंदी से ग्रसित लोगों को राहत, वित्तीय संसाधनों में सुधार तथा शासकीय निर्माण कार्य द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधारने का वचन दे दिया, है ना। तो इसी के चलते वह एक कल्याणकारी सरकार के रूप में उभरा, है ना, और लोगों को बेरोजगारी से उबारने के लिए बहुत सारे, है ना, नियम कानून और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, है ना। इसी के चलते जो अमेरिकी राष्ट्रपति, है ना, थे, उन्होंने अमेरिका और रूस के लिए जो आर्थिक मंदी से त्रस्त थे उनके लिए एक रोज़गार के नए नए साधन उपलब्ध कराए, नए नए उद्योग धंधे शुरू कराए और औद्योगिकरण का तेज़ी से विस्तार के साथ वो एक कल्याणकारी सरकार के रूप में उजागर हुए, है ना। तो कक्षा 10वीं के, है ना, इस अध्याय में अपन देखें कि दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के बारे में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। इसी के चलते इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो एक सरसरी तौर पर चलिए हम फिर से एक बार देख लेते हैं दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखे थे रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है, कि रूस में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई और युद्ध के पहले, दो विश्व युद्ध के पहले रूस की क्या स्थिति थी, वहाँ के उद्योग धंधे और मज़दूरों की क्या स्थिति थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया, है ना। रूस की क्रांति के अंतर्गत हमने देखा कि 1905 में रूस की क्रांति हुई और 1917 में रूस की क्रांति हुई, है ना। फिर देखा हमने कि लेनिन और अक्टूबर की क्रांति, है ना। लेनिन कौन थे? व्लादिमीर लेनिन, है ना। उसने किसानों के लिए क्या क्या पहल किया और उन्होंने कौन कौन सी क्रांतियाँ लाई उसके बारे में देखे, है ना। व्लादिमीर लेनिन के बाद अपन ने देखा कि स्टालिन, है ना, उसने कैसे किस तरह से तानाशाह नीति अपनाई, है ना, उसके बारे में हमने देखा। औद्योगिकरण के बारे में देखा, कृषि का सामूहिकरण देखा, भीषण आर्थिक मंदी देखा, भीषण आर्थिक मंदी के बीच कल्याणकारी सरकार के बारे में हमने जानने का प्रयास किया, है ना। और, है ना, अंतिम पड़ाव में अपन देखे कि किस तरह से अमेरिका की आर्थिक मंदी पर, है ना, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी के चलते लोगों ने कि कौन कौन से आंदोलन चलाए और उस आंदोलन के चलते सरकार की क्या पहल थी, इसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया, है ना। तो इस तरह से ये अध्याय, है ना, कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।